जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी ये वाली आंखें ऊपर हो जाती है। जैसे आपने मुझे बोला कि दीपक जी कार से वो बाई बस आए हो क्या, मैंने कहा नहीं। तो झूठ बोलेंगे तो ये वाली आंख हमारी ऊपर हो जाएगी, और जब सच बोलेंगे तो हमारी ये वाली आंख ऊपर। यही दो चीज है ना, एक कॉन्शियस एक सब कॉन्शियस। तो कॉन्शियस की लेयर सब कॉन्शियस माइंड तक जाने नहीं देनी, और जिसको लाल किताब आएगी वो व्यक्ति आपको खुद आपके बारे में बता देगा। मतलब हम कुछ भी पूछेंगे नहीं आपसे, और आप हमारे बारे में खुद से सारी चीजें बता देंगे। ये लाल एटलीस्ट कम से कम 50, 60, 70% तो आदमी बता देगा। मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो उस पर उन्होंने किया तो एक चौपाई आगे जहीं पे के सत्य से नहीं सोते ही मिले न पचे संदेह, तो उससे ये हो जाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा होगी तो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैसे ज्योतिष में पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बंदा किस सब्जेक्ट में अच्छा है? इसके 3 पैरामीटर हैं जी। नंबर 1, सूर्य बुध कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठा बैठ जाए, किसी भी घर में, खास तौर से पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, 9वें घर में, ऐसा व्यक्ति कोडिंग करता है। पंडित वही जो गाल बजावा। जो पंडित मंदिर में बैठ के गाल नहीं बजा सकता, गाल मतलब कि वो चौपाई नहीं पढ़ सकता, सत्यनारायण की कथा नहीं पढ़ सकता, आरती नहीं बोल सकता, श्लोक नहीं बोल सकता, वो पंडित नहीं। चंद्रमा अगर खराब है तो मैं 100% बोल सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति की मदर, जिसका भी चंद्रमा खराब है, ऐसे व्यक्ति की मदर थोड़ा सा हडल्स के साथ दुनिया से जाए। ये तो सर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। अपनी बृहस्पति की उंगली से अगर आप अपने दांत को रगड़े तो आपका बुध कितना भी खराब होगा, वो धीरे 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 धीरे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुबह उठ के जो बृहस्पति ये वाली जो उंगली है, इससे अगर दांत को रगड़े तो बुध कितना भी खराब होगा सही हो जाएगा। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है, अगर आप पूर्वांचल साइड की बात करें तो भोजपुरी में कहा जाता है दूधन नहा पूतन फला। आज का इंसान सबसे ज्यादा परेशान रहता है अपने आप से, अपने मन से और अपनी सोच से। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो लोग हर छोटी छोटी चीज के बारे में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। अगर किसी को किसी ट्रिप पे जाना है, उनका अगर 1 हफ्ते बाद का शेड्यूल है, तो उस 1 हफ्ते के बीच में वो ओवर थिंकिंग से गुजरते रहते हैं। एक परेशानी उनको होती रहती है। नमस्कार, मैं हूं आयुष, और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं, दीपक गुप्ता जी। दीपक जी ओसीडी के स्पेशलिस्ट और बहुत अच्छे शिक्षक, और CIL गुरुजी के नाम से बहुत ही मशहूर हैं, और एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर भी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में, स्माइल एंड टॉक विद आयुष में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सर आज के टाइम पे OCD एक चीज़ इंट्रोडक्शन में आई है, इंट्रोड्यूस हुई है। बहुत टाइम पहले जब पॉडकास्ट वगैरह नहीं चलता था तब OCD, क्योंकि मैंने खुद गूगल पे सर्च किया था कि हाउ टू ओवरकम द ओवर थिंकिंग, तो मुझे आता था कि ये OCD है, OCD टाइप की एक बीमारी होती है, ऐसी चीज़ें। तो मुझे लगता था कि शायद मुझे ही कुछ हो गया है, मैं ही बीमार हूँ, ऐसा कुछ मुझे फील होने लगता था। बट जब मैंने उसमें और रिसर्च किया, मुझे लगता था मुझे ही तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मतलब बहुत सीरियस हो गया मैं। लेकिन जब उसमें मैंने और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हर कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है। सर OCD को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है OCD? OCD केवल रूप बदला है जी। आज से 40 साल पहले भी थी जी। 20 साल पहले भी थी जी। और आज भी, और आज के बाद भी रहेगी। ओके। किसी भी चीज को ना ज्यादा समय तक अपने साथ लगा लेना, जी। किसी भी चीज के प्रति नेगेटिव थॉट अपने अंदर ज्यादा बसा लेना। जी। जब एक आदमी अपनी लाइफ से खुश नहीं होता, जी। दूसरे की लाइफ में झांकना शुरू कर देता है, जी। या जैसे कि आपके पास मान लो अच्छी इनकम है और मैं उस इनकम को टच नहीं कर पा रहा, या मैं आपकी फील्ड को टच नहीं कर पा रहा, या मैंने वो विषय जाना ही नहीं, मैं उस विषय को जो मैं मना करता हूं ना, वो OCD है। जिस चीज को मना करता हूं, जैसे कि मान लो आपने मुझे बोला कि दीपक जी आप ना ऑटोमेटिक कार ले लो, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक कार चलाई नहीं, तो ऑटोमेटिक कार चलेगी नहीं मेरे से, उसमें गियर नहीं होता, वो तो ऑटोमेटिक है। वो ऑटोमेटिक है। वो मैंने ना पहले ही अपने अंदर एक एज्यूम बना लिया कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मुझे प्रॉब्लम देगा, ये मुझे प्रॉब्लम देगा, मुझे आपसे नफरत है जी। ये मैंने दिमाग में बिठा लिया। जी। आप मेरे लिए जितना मर्जी अच्छा कर लो, जी। मगर मुझे आपसे नफरत है,
और वो जो मैंने जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेक कर दिया जी। उसके बीच में जो लेयर बना दी वो ओसीडी है। किसी भी चीज को बार 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 उसके ऊपर डिस्कशन करते रहना, लेकिन उसका रिजल्ट है जीरो। जीरो इसलिए कि उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जीरो ही रहेगा। भाई बीमार आदमी जी। तब तक बीमार है जब तक वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं बीमार हूं। दवाई तभी काम करेगी। मान लो मैंने आपको बोला कि यार आप पागल हो, आपने कहा जी हाँ, कैसे पागल हूं? लेकिन जिस दिन आपको लगेगा हाँ यार मैं ये कुछ गलतियां तो करता हूं बार बार, उस दिन आपका ओसीडी का इलाज होगा। उससे पहले आप, क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक लेयर क्रिएट कर रखी है। उससे जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप ओसीडी से बाहर नहीं निकलेंगे। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति आज की डेट में किसी ना किसी बात को लेके ओसीडी से ग्रसित है। जैसे सर एक चीज़ और बहुत देखा गया, तो इसके बारे में भी रिसर्च किया गया है, तो लोग कहते हैं ये भी ओसीडी है। बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, पूजा पाठ करता है, तो वो जो उसके इष्ट होते हैं, जो उसके आराध्य होते हैं, उसी को लेके उसके मन में बुरे ख्याल आने लग जाते हैं और वो चाहता है कि ना आए। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि कोई उसका आराध्य है और उसके बारे में सडनली कोई बुरा सा ख्याल आता है, तो वो बंदा क्या करता है, तुरंत उस ख्याल को किक मारता है, नहीं नहीं तुम क्यों आ रहे हो, ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे ही वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ रिपीटली बार बार आती रहती है और फिर वो इंसान एक मतलब डिप्रेशन में जाने लग जाता है, उसे प्रॉब्लम होने लगती है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे भगवान है, उनके खिलाफ ये थॉट ना आए, और जितना चाह रहा हूँ ना आए उतना ही आ रहा है। ये क्या है? आज के टाइम में सोशल मीडिया में एक एल्गोरिथम सेट है जी। आप किसी भी वीडियोस को या किसी भी रील को अगर आप 15-20 सेकंड के लिए देखते हैं जी, तो उसके बाद हर दूसरी तीसरी रील हाँ, उसी से रिलेटेड उससे मिलेगी। रिलेटेड आने लगेगी। तो वो जो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है वो किसने डेवलप किया? वो किसी व्यक्ति ने डेवलप किया। क्यों डेवलप किया? क्योंकि उसके माइंड में ऐसे थॉट आए। जी। आपका जो माइंड का थॉट जो 15 सेकंड 20 सेकंड जो आपने सोच लिया वो आपको बार बार आएगा कि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मेरे को ईस्ट के आ रहे हैं, वो गलत ख्याल आ रहे हैं, गलत बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, ये नहीं आनी चाहिए। ये तब तक आएंगी जब तक आप ये सोच रहे कि आ रहे हैं। जिस दिन आप कहोगे अरे एक बार आया तो दोबारा नहीं आया, तो पक्का वो थॉट दोबारा नहीं आ सकते। आपने कोई वीडियो देखी, आपको लगा यार ये बेकार आदमी है, इसकी बेकार वीडियो है, उसकी वीडियो आपको हफ्ते भर तक नहीं आएगी। क्योंकि दो चीज है, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी ये वाली आंखें ऊपर हो जाती हैं। जैसे आपने मुझे बोला कि दीपक जी कार से वो बाई बस आए हो क्या, मैंने कहा नहीं। तो झूठ बोलेंगे तो ये वाली आंख हमारी ऊपर हो जाएगी, और जब सच बोलेंगे तो हमारी ये वाली आंख ऊपर हो जाएगी। ओके, यही दो चीज है ना, एक कॉन्शियस एक सब कॉन्शियस। तो कॉन्शियस की लेयर सब कॉन्शियस माइंड तक जाने नहीं दे रही। आप उसको ब्रेक कीजिए, आप ओसीडी से भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ये ओके, मतलब ये जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में जो लेयर है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। वो ब्रेक कैसे करो? आप ही करोगे। माइंड को जब आप ही ने सोचा है तो आप ही उसको निकालोगे। माइंड को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल क्लियर करना। अब गुरुजी सबसे पहले आप बताइए, एक केपी एस्ट्रोलॉजी करके कोई चीज़ इंट्रोड्यूस है, मैंने आज तक बहुत एस्ट्रोलॉजर से बात किया लेकिन इस चीज़ पे अभी तक बात नहीं हो पाई। केपी एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, इन दोनों को कैसे एक साथ जोड़ते हैं? देखो जी, केपी एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब दो अलग अलग पैरामीटर है। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, आपके प्रश्नों का जवाब देती है। क्या मेरा मकान बनेगा, क्या मेरे बच्चे होंगे, क्या मैं विदेश जाऊंगा, क्या मुझे विदेश में जाकर सेटलमेंट पीआर मिलेगी, क्या मेरे को वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस मिलेगा, क्या मेरा वीज़ा लगेगा, क्या मेरा ग्रीन कार्ड आएगा। मतलब केपी केवल और केवल आपके प्रश्नों का जवाब दे सकती है। लाल किताब हालात बेस है। ओके। लाल किताब में आप कुछ नहीं पूछेंगे और जिसको लाल किताब आएगी वो व्यक्ति आपको खुद आपके बारे में बता देगा। मतलब हम कुछ भी पूछेंगे नहीं आपसे और आप हमारे बारे में खुद से सारी चीजें बता देंगे। ये लाल एटलीस्ट कम से कम 50, 60, 70% तो आदमी बता देगा। वो क्यों बता देगा? क्योंकि अभी तक की जो आपकी जर्नी है उसका भी अगर उसने आपको 70-80% बता दिया तो भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपने केवल अपनी डिटेल दी और आपने उस पर
जिसको भी लाल किताब आती होगी वो समय लेगा, थोड़ा सा 2 दिन ले ले, 3 दिन ले ले, क्योंकि अच्छा, 2-3 दिन का आपका चार्ट पढ़, जब आपके चार्ट को बनने में, आपका जन्म होने में 9 महीने का प्रोसेस लगा, जी, तो आपके चार्ट को बताने में 9 सेकंड तो नहीं लगेंगे, 9 मिनट में भी नहीं बताया जा सकता, तो कम से कम टाइम तो चाहिए 2-3 दिन तो चाहिए। हाँ, केपी केवल आपके प्रश्नों का जवाब दे सकती है, लाल किताब केवल आपके प्रश्नों को खुद ब खुद बता देगी उसके अंदर से कि अगर आपने ऐसा किया है तो देन आपके साथ ऐसा है, अगर आपने ऐसा किया है तो आपके साथ ऐसा है, आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। ये केपी अपने आप बता देगा, लाल किताब अपने आप बता केपी में तो केवल आप ये पूछ सकते हैं कि भाई मेरे प्रश्नों का जवाब। अच्छा, केपी में डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, हाँ या ना, मतलब किस तरीके से, जैसे श्री राम शलाका में होता है something आप like कह that? सकते हैं हाँ, जैसे श्री राम शलाका में एक अक्षर कि हम निकालते किसी हैं। अक्षर पे उंगली रखते हैं, हाँ, वहां से फिर 9 वहां काउंट से करते count हैं, फिर वहां से 9 काउंट करते हैं, उसके बाद एक श्लोक बन जाता है, फिर हम रामचरितमानस के अंदर उस श्लोक के अंदर जाकर फिर देखते उसका हैं, मतलब निकालते फिर हैं। मतलब निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी के ख्याल है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो उस पर उन्होंने किया, तो एक चौपाई आगे जहीं पे जय के सत्य से नहीं सोते ही मिले न कुछ संदेह, तो उससे ये हो जाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा होगी तो मिल जाएगा, तो इस मिल तरीके से जाएगा, हाँ एग्जैक्ट। ओके, नाइस सर। एक चीज़ और है, आज के टाइम में ना मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स मेरे टच में रहते हैं, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं। मतलब जैसे आप लोग हैं सीनियर एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर्स की लिस्ट जैसे ही मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो एक लाइन से टैरो रीडर्स की ऐड आने लगते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ कोई बहुत अपने घर से कर रहा है, कोई 2 महीने पहले सीखा है, सबके ऐड चालू हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो नए ज्योतिष सीखने वाले लोग हैं, जो नई नई लर्निंग कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ एस्ट्रोलॉजर में बन रही है, क्या एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बिजनेस बना दिया गया है कि एस्ट्रोलॉजी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का भला हो सके? देखो जी, हम एस्ट्रोलॉजर है तो लाजी बात हमारा सर्कल एस्ट्रोलॉजी का होगा जी। अगर हम वकील हैं तो हमारा सर्कल वकील का होगा, हम अगर डॉक्टर हैं तो हमारा सर्कल डॉक्टर का होगा। हमने जिस प्रोफेशन के अंदर जाना है या जिस प्रोफेशन के लोगों के साथ मिलकर काम करना है तो आपको उसी लोगों के सर्कल के ही सारे सर्कल मिलेंगे। आपने एस्ट्रोलॉजर की बात करी, आपने डॉक्टर की बात नहीं करी, आपने वकील की बात नहीं करी, आपने साइंटिस्ट की बात नहीं करी, आपने किसी विधायक की बात नहीं करी, क्योंकि आपका वो सर्कल ही नहीं है, आपने उसको भी कैच नहीं किया। जिस दिन आप कैच करोगे फिर आप गंगाराम के डॉक्टर की बात करोगे। आज तो कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी सामने वाले को केवल एक मार्गदर्शन देता है और कोई भी विषय आप नहीं चुनते, आप केवल एंटर करते हैं। विषय आपको चुनता है। बहुत से लोगों को हमने साइंस में एडमिशन लेते हुए देखा, लेकिन वो छोड़ के कॉमर्स में आ गए। हमने बहुतों को कॉमर्स में एडमिशन लेते हुए देखा, पता लगा वो आर्ट्स में आ गए। हमने बहुतों को आर्ट्स में वकील बनते हुए देखा, पता लगा वो मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ने आपको नहीं चुना। अगर आप 1000 लोगों का पैरामीटर देखेंगे एस्ट्रोलॉजर का, तो 1000 में से जो 200, 250, 300 कामयाब हैं, सब्जेक्ट ने उनको चुना है। बाकी तो सेम वही है, कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, साइंस में एडमिशन ले लिया, लेकिन हम वहां तक नहीं गए। बाकी एडमिशन लेने वाले हैं, एडमिशन लेने वाली। सर एक चीज मैंने देखा था, एक ज्योतिषी बहुत बताते थे, जैसे वो जब किसी का भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखते थे तो वो कहते थे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ बहुत अच्छा रहेगा, कहते थे आपका इंग्लिश बहुत अच्छा रहेगा। सर ये सब्जेक्ट्स हमारे ग्रहों से जुड़ते हैं क्या, कि बिल्कुल। कैसे ज्योतिष में पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बंदा किस सब्जेक्ट में अच्छा है? इसके 3 पैरामीटर हैं जी। नंबर 1, सूर्य बुध कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठा बैठ जाए। ओके। किसी भी घर में, खासतौर से पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, 9वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति कोडिंग करता है। कोडिंग में बीटेक में जा सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, मैथ में जा सकता है, फिजिक्स में जा सकता है, कैलकुलेटिव माइंडेड। ओके, ऐसा व्यक्ति कोडिंग करता है। अब कोडिंग तभी करेगा जब वो मैथ पढ़ेगा। मैथ पढ़ेगा तो 10वीं में मैथ ली होगी, 11th में ली होगी, 12वीं में ली होगी, आगे बीकॉम, बीएससी जो भी है। तो सूर्य बुध इकट्ठा होने से व्यक्ति कैलकुलेशन ज्यादा करता है। वहां पे ये बात आएगी कि ये व्यक्ति कैलकुलेटिव वाले पार्ट में जाएगा तो देन सक्सेस। अब कैलकुलेटिव वाला पार्ट तो मैथ का ही है। अब बात आती है कि किसी और विषय, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा जो टॉप पैरामीटर है, बृहस्पति कुंडली में अकेला होना चाहिए जी, किसी भी घर में जी। अगर अकेला है तो भी ये व्यक्ति कोडिंग में जा सकता है। अच्छा, बृहस्पति कुंडली में अकेला होना चाहिए किसी भी घर में? किसी भी घर में। तो अगर किसी की कुंडली में है तो व्यक्ति कैलकुलेशन वाला होगा। कैलकुलेटिव, उसको मैथ पढ़नी चाहिए। मैथ नहीं पढ़ेगा, पता लगा उसने आर्ट्स पढ़ी, आर्ट्स के बाद उसने एमबीए लिया, एमबीए के अंदर फाइनेंस ले लिया।
लेकिन वो जाएगा मैथ में। जाएगा 100%। बृहस्पति अगर अकेला है तो उसको जाना ही चाहिए। बैंक में चला गया, पता लगा उसने कुछ भी नहीं किया, मैथ भी नहीं किया था, पता लगा बैंक के अंदर लग गया। ओके, वहां भी उसको क्या करना है, फिगर लिखनी पड़ रही है बार बार, रहेगा मतलब कैलकुलेशन नंबर्स में ही रहेगा, नंबर्स में रहेगा। अब वो कितनी जल्दी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलके आप उसको कितनी जल्दी डिकोड कर सकते हैं या समझ सकते हैं, या उस स्टेप पे आप स्टेप उठा सकते हैं। आज के समय में सर ज्योतिष सीखने वाले सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं? पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है। जब हम सीख रहे थे तो हमें भी लगता था कि यार हमने 4 महीने 5 महीने हो गए, हमें पता लग गया कि काल सर्प योग है, मांगलिक है, गुरु चंडाल योग है, और इसमें ये दोष है। हम जिसकी कुंडली देखें उसको हम तुरंत बोलते हैं भाई साहब आप मांगलिक हो, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, वो हमें पैसे दे। अब अगर उस समय पैसे ना मिले तो आदमी कहता है यार बेकार प्रोफेशन है, मूव ऑन, चेंज करो। ओके। तो कहने का मतलब है अगर सही मायने में एस्ट्रोलॉजी सीखनी, एस्ट्रोलॉजी नहीं कोई भी प्रोफेशन, आप किसी भी बिजनेस में किसी भी प्रोफेशन में अपनी लाइफ के 10 से 15 साल दे दो, फिर वो प्रोफेशन पेड़ बनकर आपको फल देना शुरू करेगा। कि 10 से 15 साल किसी भी प्रोफेशन में देंगे। मान लो आप आज आप वकील बन गए जी, आपकी एज है 24-26, आप अच्छे वकील हैं, अच्छे वक्ता हैं, अगर आपके पड़ोस में किसी को वकील की जरूरत पड़ेगी वो आपके पास नहीं आएगा। क्यों? आपकी एज उसके काम के आड़े आ गई। उसे लगेगा यार 26 साल का लड़का है और मेरे भाई का या मेरे किसी जानकार की बेल करानी, इसको क्या नॉलेज, पता नहीं करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। फिर वो ढूंढेगा परिपक्व व्यक्ति जिसके बाल सफेद हो, चाहे बाल सफेद वाले ने भी 2 साल पहले लॉ करी हो, लेकिन बाल सफेद होने तक उस व्यक्ति का जो तजुर्बा है ना, जिसको पेशेंस कहते हैं, तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में। ग्रेट सर, आपने अब तक 80 से ज़्यादा बैच पढ़ाए हैं। आपके अनुसार एक अच्छा ज्योतिष बनने के लिए कौन से गुण होना बहुत ज़रूरी है? 2 चीज़ें बहुत जरूरी है। नंबर 1 वक्ता, नंबर 2 श्रोता। वक्ता और श्रोता। एक ना लाइन है, पंडित वही जो गाल बजावा। जो पंडित मंदिर में बैठ के गाल नहीं बजा सकता, गाल मतलब कि वो चौपाई नहीं पढ़ सकता, सत्यनारायण की कथा नहीं पढ़ सकता, आरती नहीं बोल सकता, श्लोक नहीं बोल सकता, वो पंडित नहीं। सही बात। कोई भी प्रोफेशन हो, सीए है जब तक आपको समझा नहीं सकता, डॉक्टर है जब तक आपको हैंडल नहीं कर सकता, वकील है जब तक आपके केस पे 1 घंटा डिस्कशन नहीं कर सकता, कोई प्रोफेशन नहीं चलेगा। ग्रेट। तो एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए इंसान के अंदर अच्छा बोलना होना चाहिए और एक अच्छा सुनना होना चाहिए। अगर आप अपनी बुराइयां सुन सकते हैं तब आगे एक बहुत अच्छा सफल एस्ट्रोलॉजर है। हम पॉलिटिशियन की पोस्ट देखते हैं जी, हमारी जो गिनती है वो बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के समर्थक अलग है, बीजेपी के समर्थक अलग है, कांग्रेस के अलग है। कांग्रेस की पोस्ट पे बीजेपी वाले गलत कमेंट करते हैं, क्या वो पोस्ट डालने वाला पोस्ट डिलीट कर देता है? नहीं करता, सुनता है, देखता है। या बीजेपी की पोस्ट पे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वाले गलत कमेंट करते हैं तो क्या वो पोस्ट डिलीट कर देता? नहीं। अगर आपके अंदर अपनी कमियां सुनने की क्षमता है तो आप एक सफल एस्ट्रोलॉजर हैं और दुनिया में नाम कमाएंगे। सर ये चीज तो हर प्रोफेशन में लागू होता है। हर प्रोफेशन में। अब पेड़ वही है जो हर प्रकार के मानसून को झेले। जो वो ऐसा पेड़ किस काम का कि जरा सी बारिश हुई पेड़ बैठ गया, तो पेड़ वही बनेगा जैसे पीपल का, बरगद का, नीम का। ये ऐसे पेड़ है कि जितने मर्जी मानसून मौसम आ जाए, जितनी मर्जी बारिश आ जाए, जितनी मर्जी आंधी आ जाए, इनकी जड़ को हिलाना मुश्किल है। इनकी जड़ नहीं हिलती। राइट। ऐसा ही सर होता है। जैसे हम लोग भी कोई रील पोस्ट करते हैं तो जिस रील को बहुत ज़्यादा मिलियंस में लोग देखते हैं उसमें निगेटिव कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। चाहिए हम लोग कमेंट्स भी डिलीट नहीं करते। शिकंजी पीते हैं आप? जी। शिकंजी में हम चीनी भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, बर्फ भी डालते हैं, सोडा भी डालते हैं, मगर लेकिन उसमें टेस्ट लाने के लिए नमक क्यों डालते हैं? तो मतलब कि जो व्यक्ति जो अपने जख्मों के नमक को देख सके, आपके जख्मों पे नमक कोई रगड़े तो वो जख्म जल्दी भरते हैं। मतलब कामयाबी तभी मिलती है। सर आज के टाइम में लोग डिप्रेशन, निगेटिव थॉट्स, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसा कि हमने शुरू में इस चीज़ पे बात की। इसमें ज्योतिषी कारण क्या हो सकते हैं? देखो, ज्योतिषी कारण की बात करें, अगर आप वैसे एक लेमन की तरह बात करेंगे तो जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं वो ये कहेंगे चंद्रमा खराब होगा।
ओके। मेरा ये मानना है आपका मंगल खराब है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं चंद्रमा खराब है यूजुअली। भाई चंद्रमा 12 घर में से 5 घर में तो खराब है। कुंडली के 6ठे घर में खराब है, 8वें घर में खराब है, 10वें घर में खराब है, 11वें घर में खराब है, 12वें घर में खराब है। मंगल 2 घर में खराब है, 4 और 8 में। तो मेरा ये मानना है कि मंगल अच्छा होते हुए भी आप अपना मंगल खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं, जिसकी वजह से आप ओसीडी में जाते हैं। मंगल अच्छा होते हुए आप अपना मंगल खराब कर देते हैं, कैसे? जैसे अपने किसी दोस्त या अपने किसी भाई को नीची नजरों से देखना। अच्छा। जैसे सपोज करो कि मेरा कोई दोस्त है और वो गाड़ी ले आया। हाँ। तो मैंने क्या सोचना है, अब ऐसा साला कर्जे में लेके आया होगा। ओके। वो कैसे लाया, मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि वो गाड़ी लाया है। इस बात की खुशी है कि वो साला कर्जे से लाया। EMI चल रही है, उसकी EMI जाएगी। अभी 5,000 की EMI कहां से भरेगा? 5 साल पहले EMI भरेगा। गाड़ी इसकी अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो गई और गलती से क्लेम नहीं मिला, मतलब मैं उस गाड़ी का उस बंदे से कोई लेना देना नहीं है मेरा। इतना पता है कि मेरा एक दोस्त गाड़ी लाया, लेकिन वो कर्जे से लाया। गाड़ी लिया उसने और समस्या सारी हम बता दे रहे हैं। अब कौन, मैंने क्या बिगाड़ा? मैंने अपना मंगल बिगाड़ा। अगर मैं उसको ये बोलता भाई पार्टी चाहिए, भाई जो भी है गाड़ी बड़ी धांसू है, तो वो जो नेगेटिव बात थी जो मैं सोच रहा था वो मेरे दिमाग में नहीं आएगी। या मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरे को ये बोल दिया, भाई साहब जिंदगी तो जी रहे हो मगर लेकिन सुख नहीं मिलेगा, और मैं उसको पलट के कह रहा हूं पहले अपनी जिंदगी तो देख। और अगर मैं उसको यही जवाब दे दूं, अरे सुख मिले ना मिले मगर फिलहाल तो ऐश कर रहे हैं। हम चंद्रमा को दोष बहुत आसानी से दे देते हैं, मगर लेकिन हमारा मंगल खराब होता है जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन में। सर इसी दोष देने में ही हमारे पास एक यूजर का क्वेश्चन आया है आपके लिए। क्या चंद्रमा कमजोर होने से मानसिक अस्थिरता आती है, और लाल किताब में इसका समाधान क्या है? चंद्रमा कमजोर होने से 2 चीजें होती हैं जी। या तो आप पैसे का सुख लोगे या आप माता का सुख लोगे। अच्छा, कमजोर होगा तो 2 चीजें होंगी, 2 में से एक चीज आपको मिलेंगी। ओके। चंद्रमा कमजोर है, या तो आप माँ के साथ रहते हुए अपनी आमदनी बढ़ा लो, या आप माँ से दूर होकर अपनी आमदनी बढ़ा लो। अच्छा, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होगा या तो तुम्हारी आर्थिक फाइनेंस वीक होना शुरू हो जाएगा, या आपकी माँ की हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। जब मुझे पता है कि मेरे को मेरी माँ के साथ रहने से 2 चीजें हो रही है, मेरी माँ की हेल्थ भी खराब हो रही है, मेरी इनकम भी खराब हो रही है, तो क्यों ना मैं माँ से थोड़ी सी दूरी कर लूँ। जैसे मैं मान लो एक A टावर में रह रहा हूँ, तो मैं मदर मेरी A टावर में, मैं B टावर में चला जाऊं। बस इतनी दूरी से इतनी दूरी हो जाएंगी, बाकी कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन सब प्रॉपर रहे, वो सारा रहे। अब रोज सुबह जाओ रात को वापस आओ, रोज जाओ रात को वापस आओ। कहने का मतलब है चंद्रमा अगर खराब है तो आपकी जेब में दूसरे फ्लैट की चाबी होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए? भैया मुझे अपनी माँ को भी ठीक रखना है और मुझे अपनी फाइनेंस को भी ठीक रखना है। ओके। चंद्रमा अगर खराब है तो मैं 100% बोल सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति की मदर, जिसका भी चंद्रमा खराब है, ऐसे व्यक्ति की मदर थोड़ा सा हडल्स के साथ दुनिया से जाती। ये तो सर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। बात बड़ी नहीं है, बात समझने की, बात समझने की है। चंद्रमा खराब है तो मुझे माँ से दूरी बना लूंगा तो मेरी माँ भी ठीक, मेरी आमदनी भी ठीक। मेरा मंगल खराब है, अगर मैं भाई से दूरी बना लूंगा तो मेरा भाई भी ठीक और मेरे शरीर में जोश भी ठीक। ग्रह खराब अगर है तो वो वही ग्रह खराब क्यों है, सोचने का विषय। तो मैं उस चीज से, मेरी वजह से खराब हो रहा है ना जी, मेरी कुंडली में अगर खराब है तो तकलीफ किसे आ रही है? मेरी मदर को आ रही है। मेरी मदर की कुंडली में ठीक है, मेरे फादर की कुंडली में ठीक है, मेरे भाई की कुंडली में ठीक है, मुझे ही तो अलग होने के लिए बोला जा रहा है। और मैं थोड़ी बोल रहा हूं, आपका प्लेनेट है, आपका चार्ट है, आपको मैनेज करना है। मतलब यह है कि रिश्तों में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, रिश्तों में डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी ग्रह के हिसाब से। बुध ग्रह जो है कौन से रिश्ते को कनेक्ट करता है? लोग कहते हैं बुध हमेशा बहन को कनेक्ट करता है, ऐसे बहुत मैंने सुना है कि बहन से अगर झगड़ा लड़ाई करो 2 तो चीज बुध होती खराब है। होगा। एक है कारक, बुध बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली, नंद। मगर अगर सही मायने में देखा जाए तो बुध को आप सबसे पहले अपने दांत की कैटेगरी में मानो।
दांत के कैटेगरी दांत। में कैसे? अगर आपके दांत हैं, हम्म दांत कौन से? आगे के दांत, हम्म ऊपर के 5 दांत, नीचे के 5 दांत, हम्म साइड के निकल के कोई दिक्कत नहीं है, हम्म क्योंकि जब हम बोलते हैं तो इतना ही हिस्सा हमारा खुल रहा है, हम्म आवाज यहीं से निकलेगी, यहां से तो निकल नहीं रही आवाज। तो अगर आपके आगे के दांत हैं जी तब तो आपकी आवाज में दम है। सपोज करो किसी के दांत नहीं है, दांत है ही नहीं, या गैप है दांत में, बहुत बड़ा गैप है, जैसे दिग्विजय सिंह का दांत में गैप देखो, या किसी के दांत टूट गए, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, हवा पास होगी, बृहस्पति रिलीज होगा। अगर आपके दांत सही सलामत हैं जी तो आप अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, नंद से अच्छे रिश्ते निभा सकते हैं। ओके। दांत नहीं टूटने चाहिए। कौन से आगे के? अब सोचो ना कि एक व्यक्ति ने 50 लाख की मेडिक्लेम ली और वो गाड़ी चला रहा था या स्कूटी चला रहा था या किसी से झगड़ा हुआ, उसने मुक्का मारा, उसके आगे के दांत टूट गए। अब दांत का ट्रीटमेंट कराना है, मेडिक्लेम पॉलिसी कवर नहीं करती। कैंसर कवर कर लेती है, हार्ट अटैक कवर कर लेगी, दांत कवर नहीं पैरालिसिस कवर कर लेगी, लेकिन दांत नहीं करेगी। क्यों भैया? दांत ने क्या बिगाड़ा? दांत क्या शरीर के बाहर से आए हुए? भाई बाकी चीजें तो बाद में पड़ी, पहले तो दांत ही आ गए। 4 महीने में दांत आ गए, उसने जब काटना शुरू कर दिया, उसी को कवर नहीं कर रहे आप, सब चीज कवर कर रहे हो। तो सबसे पहले दांत को संभालो। इसीलिए, और दांत को कैसे संभालते हैं उसका बड़ा एक लॉजिक है। हमें एक हैबिट बना दी गई है, बेटा आप ब्रश कर लो। लेकिन अगर हम आज भी गांव में देखें तो आदमी पानी मुंह में डालता है और इस वाली उंगली से, बृहस्पति की उंगली से दांत को रगड़ता है। मतलब बुध की दुश्मनी किससे? बृहस्पति से। मगर बुध को कंट्रोल कौन कर रहा है? बृहस्पति कर रहा है। बृहस्पति मतलब बृहस्पति की उंगली और पानी, चंद्रमा। तो अगर आपका बुध खराब है, अगर आप तड़के का मतलब होता है कि सूर्य उदय से 2 घंटे पहले के बीच में, मतलब आप 3:30 से 5:30 के बीच का टाइम मान लो, उठ के पानी से अपनी बृहस्पति की उंगली से अगर आप अपने दांत को रगड़े तो आपका बुध कितना भी खराब होगा, वो धीरे 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 धीरे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुबह उठ के जो बृहस्पति ये वाली जो उंगली है, इससे अगर दांत को रगड़े तो बुध कितना भी खराब होगा, सही हो जाएगा। ओके सर, आज के टाइम में ना एक बहुत ऐसी चीज़ चलती है, लोग रिलेशनशिप कोच के पास जाते हैं, मेंटल वेलनेस के पास जाते हैं, और जैसे संदीप माहेश्वरी जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोग उनके वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। जितना लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं उतना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। पहले जब तक देखते हैं तब तक उनको मिलता है, लेकिन वो उनके लिए एक ड्रग के जैसा हो जाता है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जो देखा है कि अगर किसी भी डिप्रेशन को निकलने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखा उन्होंने, तो थोड़ी देर तक तो वो मोटिवेटेड रहेंगे, फिर वो डिप्रेशन उनके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे कोई ग्रह होते हैं कि ये जो मानसिक स्थिति खराब रहती है, किससे कैसे निकला जा सकता है? हम ना अपनी कुंडली को समझते नहीं है जी। अगर आपको एक शुरू से ही एक टारगेट मिल जाए कि आपका जो लाइफ का जो पाथ है, लाइफ का जो फॉर्च्यून है जी, अगर हम उस पर काम करें तो आपकी आमदनी भी ठीक रहेगी, आपकी गृहस्थी भी ठीक रहेगी, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपकी वेल्थ भी ठीक रहेगी। जब ये चारों चीज़ें ठीक रहेंगी तो आप डिमोटिवेट तो होंगे नहीं। डिमोटिवेट होने के बाद हम मोटिवेशनल स्टोरीज या मोटिवेशनल वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि हम इन चारों चीज़ों के हमारे पास है नहीं। गृहस्थी हमारे पास नहीं है, पैसा हमारे पास नहीं है, धंधा हमारे पास नहीं है, इसलिए डिमोटिवेट है। हम अपनी कुंडली को समझ नहीं रहे। लोगों का कहना है कि भाई सर कुंडली में जो लिखा है वही होगा। मेरा ये मानना है मनुष्य बंदा खुद लेख से, अपनी लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे, अपने अक्ल किस्मत ना झगड़ा हो। तो भैया अगर मुझे आपके साथ पॉडकास्ट बनाना है जी, तो मुझे आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, टाइम देना पड़ेगा जी। मुझे। अगर किसी बाबा का आशीर्वाद चाहिए तो मुझे खाटू श्याम जी जाना पड़ेगा। खाटू श्याम जी उठ के नहीं आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हमें वो काम करना पड़ेगा। अब कुंडली आपकी कह रही है कि भैया आप प्रोफेशन करो, आप नौकरी कर रहे हो। कुंडली आपकी कह रही है आपको प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए, रियल एस्टेट में जाना चाहिए, शनि का काम करना चाहिए, आप शुक्र का काम कर रहे हो। कुंडली आपकी कह रही है आप शुक्र का काम करो, आप दूध का व्यापार करो। आपके पास बजट है 5 लाख रुपए का, 5 लाख में केवल भाई साहब सेकंड हैंड वैगनर आ सकती है और आप क्रेटा खरीद के लाओगे, वेन्यू खरीद के लाओगे, ग्रैंड विटारा खरीद के लाओगे
तो किस्तें भरते भरते मर जाओगे। किस्तें चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, सक्सेस लाइफ वही है। दिन रुकता नहीं और रात छुपती नहीं। आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप सही समय पे अगर सही गाइडेंस के साथ उसी पाथ पे अगर काम करें तभी काम चलेगा। करेक्ट। सर, राहु केतु का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है? राहु केतु का इतना रोल है कि आप डर सकते हो खाली। अच्छा। अगर राहु केतु खराब है, सपोज करो किसी का खराब है, हाँ। तो वो व्यक्ति जिंदा क्यों है? राहु को कहते हैं गर्दन और केतु को कहते हैं धड़, दोनों ही खराब है। फिर तो गर्दन भी नहीं है, धड़ भी नहीं है, बंदा जिंदा क्यों? ओके। राहु केतु केवल और केवल ये काम करते हैं कि आपको ना एक आगे की सोच बताते हैं। मेरे को 2 मकान बनाने हैं या मेरे को यार एक मकान खरीदना है, ये कोई ग्रह नहीं बता रहा है, ये आपको राहु बता रहा है, सोच बता रही है। राहु के पास केवल सोच है और केतु के पास केवल कर्म है। राहु के पास केवल सोच है। मैं यहां बैठा हूं, मान लो आपने मुझे बोला दीपक जी कभी लखनऊ आओ, मैंने ठीक यार आएंगे। फिर मैंने कहा यार जाऊं कैसे? मैंने नई दिल्ली जाता हूँ, नई दिल्ली से शताब्दी पकड़ता हूँ, सुबह 11:30 बजे उतार देगी, वहां से ऑटो पकड़ूंगा और 15-20 मिनट में गोमती नगर पहुंच जाऊंगा, आपसे मिल लूंगा। मात्र 15 सेकंड में मैं इमेजिनेशन करता हुआ नई दिल्ली भी चला गया, शताब्दी भी पकड़ ली, उतर भी गया और वहां से ऑटो करके मैं गोमती नगर भी पहुंच गया। यस। ये क्या है? ये राहु है। ये राहु है। लेकिन जाऊंगा, प्लानिंग करूंगा, चलूंगा, ये मेरा केतु बताएगा। तो अगर किसी का राहु खराब है, राहु खराब कहाँ है? केवल 2-3 घर में अच्छा है, तीसरे, चौथे और छठे घर में अच्छा है। अगर ये 3, 4, 6 में अगर राहु अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति की सोच अच्छी होगी, ये व्यक्ति अपने पैसे को बचाने वाला होगा। और अगर राहु खराब है तो बिना मतलब के खर्चे होंगे। अब बिना मतलब के खर्चे बच्चे की पढ़ाई पे हो सकता है, मकान पे हो सकता है, गाड़ी पे हो सकता है, अपनी ऐश पे हो सकता है, बीमारी पे हो सकता है। अब अगर केतु खराब है तो अव्वल तो कोई अच्छा सलाहकार मिलेगा नहीं। अगर केतु खराब है, केतु खराब है, और अगर मिल गया तो वो नेक सलाह देगा नहीं। अच्छा। जैसे कि मान लो केतु खराब कहाँ है? केतु तीसरे घर में खराब है, चौथे घर में खराब है, 5वें घर में खराब है, छठे घर में खराब है, 8वें घर में खराब है। इन घर में अगर केतु बैठा है तो अव्वल तो इसको कोई अच्छा सलाहकार मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो भी इसे लूटेगा, गलत सलाह देगा। अब ऐसे में क्या करना है? आपको केतु को ठीक करना है। अब जो जिस घर में केतु है तो उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। सर, एक चीज़ राहु को लेके बहुत कहा जाता है, कोई भी मतलब जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, एक आम आदमी भी कह देता है। वायरल गर्ल मोनालिसा का आपने नाम सुना होगा, शायद एक बार वायरल हुई थी बीच में। तो कहा जाता है कि उसका राहु बहुत अच्छा है। मतलब अगर किसी को नेम फेम सडनली मिलने लग जा रहा है तो लोग कह रहे हैं राहु बड़ा अच्छा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मीटिंग के लिए गया था रिगार्डिंग पॉडकास्ट। तो जब मीटिंग हो गई तो उन्होंने मुझे जाते जाते बोला कि आपका राहु बड़ा अच्छा है। वो उन्होंने क्यों बोला, और ये मीडिया फील्ड में राहु को क्यों टारगेट किया जा रहा है, राहु इसमें अच्छा है बुरा है, इसका क्या पीछे किसके क्या रीज़न है? पॉजिटिव सोच। ओके। अगर आपकी पॉजिटिव सोच है तो आपका राहु किसी भी घर में वो खराब थोड़ी है। मैंने कहा ना, सोच है, राहु तो सिर्फ सोच है। सोच है। नेम फेम के पीछे का क्या सीन है सर राहु का? नेम फेम राहु से नहीं मिलता है। नेम फेम केवल आपको 2 प्लैनेट देंगे कुंडली में, बृहस्पति और शनि अकेला होना चाहिए। बृहस्पति और शनि अकेला। ओके। जैसे मोदी जी का बृहस्पति 4 में, शनि 10वें घर में अकेला है। ओके। मेरा बृहस्पति 4 में, शनि 8वें घर में अकेला है। बहुतों का होगा, मेरा नहीं, बहुतों का होगा। अगर बृहस्पति और शनि अकेले हैं, और खास तौर से मेन जोर दे रहा है शनि पे। शनि अगर कुंडली में अकेला है, चाहे पहले घर में खराब स्थिति में हो, छठे घर में खराब स्थिति में हो, तो भी इस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके। मतलब ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, उसे मीडिया पब्लिसिटी मिल रही है तो उसका राहु अच्छा है। तो ये टोटली मिथ है। राहु से, अब राहु ने इतने सारे काम थोड़ी कर देने कि आप मीडिया में जाओगे तो ही आप कामयाब होगे। राहु तो कहता है भैया तेरे में कहीं ना कहीं तो जाऊंगा ना, 1 से 12 के 12 कर कहीं तो बैठूंगा, खराब भी होऊंगा, अच्छा भी होऊंगा। डिपेंड करता तेरी सोच। अगर तेरी सोच खराब है तो ये समझ ले कि तू जितना मर्जी कमा ले और तेरे लिए 0 है। कुंडली में सर संतान योग जो होता है ये कमजोर होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है? जैसे किसी किसी का हो गया तो आज के समय में अगर संतान नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण है इंसान को अपने कुल पुरोहित, कुल देवता का स्थान नहीं पता।
हम लोगों की जब शादी होती है यूपी में, जी तो शादी के बाद हम अपनी वाइफ को लेके कुल देवता के मंदिर जाते हैं, कुल देवी के मंदिर जाते हैं, कुल पुरोहित के मंदिर जाते हैं। डेफिनेटली। आज लोग यूपी छोड़ के कहीं बाहर चले गए, बॉम्बे चले गए, दिल्ली आ गए, माता पिता नहीं रहे, चाचा चाची से बनती नहीं, उस बच्चे को पता नहीं। तो संतान ना होने का सबसे बड़ा रीजन है इंसान को अपने इष्ट और अपने कुल देवता का पता नहीं है। मतलब अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके कुल देवता नाराज हैं। नहीं, नाराज वाली बात नहीं है। अब जो व्यक्ति है नहीं, बस आपके पिताजी आपसे क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि भाई तू हफ्ते में एक बार आ जाया कर यार, बैठ के 2 बातें कर लेकर, यही चाहते हैं ना जी। वो ये तो नहीं चाहते भाई मुझे तू हर महीने 50,000 भेज, तब मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा। तो ऐसे ही आपके कुल पुरोहित और आपके कुल देवता क्या चाहते हैं कि आप साल में एक बार तो जाओ। जिस जगह पर आपके पूरे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी लगा दी, आपके दादा परदादा, आपके चाचा, आपकी मम्मी, आप उस जगह नहीं जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है कि इंसान की मानसिक स्थिति। आज ना हम पैसा कमाने और कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं जी। जिसकी वजह से शादियां पहली 32 से 35 40 की एज में हो रही हैं। अब जब शादी 35 में होंगी तो लाजी बात है, बेबी होते होते 38 हो जाएगा। जब बेबी होते होते 38 हो जाएगा तो आदमी जब 50 का होगा तब उसका बच्चा 10-12 साल का होगा। या लेट शादी होने के बाद बच्चे नहीं होना, ये मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। और कुंडली में अगर आपका चंद्रमा और शनि टकरा रहा है, क्योंकि चंद्रमा शनि के मिलने से केतु नीच बन जाता है, लाल किताब के अकॉर्डिंग केतु नीच, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को औलाद का सुख नहीं होगा। अब औलाद का सुख नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि औलाद नहीं होगी। औलाद हुई नहीं, पहला पैरामीटर। औलाद देरी से हुई, दूसरा पैरामीटर। औलाद हुई, औलाद मर गई, तीसरा पैरामीटर। औलाद हुई, औलाद विदेश चली गई, औलाद बाहर चली गई, औलाद पढ़ने चली गई, पढ़ने के बाद वहीं से जॉब पे चली गई, जॉब से वहीं शादी कर ली, शादी करके वहीं सेट हो गया। बहुत सारे पैरामीटर हैं, ये सारे पैरामीटर हैं। और दूसरा मेडिकल हिस्ट्री। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 11वें घर में, शुक्र 11वें घर में, सूर्य 11वें घर में, बृहस्पति 11वें घर में हो, तो हम कह सकते हैं कि औलाद होने में बाधा पैदा होती है। समाधान एक ही है, आपको अपने कुल पुरोहित के स्थान पर जाना है। तो यहां पर औलाद के लिए एक बात बोली गई है, गुरु ग्रह का करे उपाय, दोनों दुखों दूर, कुल तेरी बढ़ती रहे, माया मिले जरूर। कुल मतलब संतान। गुरु ग्रह का करे उपाय, दोनों दुखों दूर, दोनों दुखों दूर, कुल तेरी बढ़ती रहे, माया मिले जरूर। मतलब कि ऐसे व्यक्ति का कुल बढ़ेगा। कुल कैसे बढ़ेगा? बेटा होगा। माया बढ़ेगी मतलब माया बढ़ेगी। तो यहां पर हमें कुल देवता के मंदिर जाना है। एक चीज और, अगर संतान नहीं है, शादी को 2-3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं और शादी मतलब बेबी नहीं हो रहा है, तो अगर लड़की अपने मायके से चांदी गोल आकार में लेकर आ जाए, लड़की लाएगी, तो यहां पे कहते हैं दूध माता घर लाती, दूध माता घर लाती, पूत माया बढ़ता हो। पूत मतलब बेटा। तो यहां पर माता को मतलब कि कुंडली वाले की पत्नी को अपने मायके से चांदी गोल आकार में लानी है। आपने देखा एक जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो दादी नानी होती हैं, तो वो एक आशीर्वाद देती हैं, दूधो नाव पूतो फलो। हाँ, हमेशा से ये चलता आ रहा है, हमारे यूपी में तो ज्यादा चलता है, दूधो नाव पूतो फलो। अब दूधो नाव का क्या मतलब होता है? दूधो नाव का मतलब होता है पैसों में खेलो। और पूत फले, पूत मतलब बेटा हो, तो भैया पैसों में भी खेल, तेरे बेटा भी हो। अब यहां पर एक उपाय फिर मिल जाता है कि भैया हर उस औरत की इज्जत करनी है, आशीर्वाद लेना है जो आपकी माँ की उम्र की है। हर एक उस औरत की इज्जत करनी है, आशीर्वाद लेना जो आपके माँ की उम्र की। क्यों? उसने एक ही आशीर्वाद देना है, दूधो नाव पूतो फलो। उसको तीसरी बात आती नहीं। कभी किसी लेडी के मुंह से नहीं सुना होगा कि जा तेरा मकान बन जाए, वो यही बोलेगी दूधो नाव पूतो फलो। दूसरा कोई आशीर्वाद नहीं, खुश रहो और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है, अगर आप पूर्वांचल साइड की बात करें तो भोजपुरी में कहा जाता है दूधन नहा पूतन फला। बात वही है। हाँ। तो वहां पे उपाय यही है। अब क्या ना कि शादी हो गई है, सास से बन नहीं रही है, तो सास की इज्जत कर नहीं रहा, फिर बच्चा हो नहीं रहा। फिर आदमी कहता है जी बेटे को आप 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, शादी को बेटा नहीं हो रहा।
तुम दूसरे की माँ पड़ोस में जो लेडी है उसकी इज्जत कर रहे हो, मगर अपने घर में अपनी माँ और अपनी सास की इज्जत नहीं कर रहे। ये सारी चीज, ये प्रॉब्लम है सर। सर क्या पूर्व जन्म का कर्म संतान सुख को प्रभावित करता है? हाँ बिल्कुल करता है जी। पूर्व जन्म का कर्म संतान सुख को इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि जो पूर्व जन्म है वो हमारा कुंडली का 5वां घर है। 5वें घर से ही रिलेटेड हम अपने काम अपने कर्म को लेकर आते हैं। तो इसलिए वो 5वां घर संतान का भाव भी है। तो इसलिए पुनर्जन्म के कर्म से भी हमारे को संतान के सुख में कमी आती है। उसका रीजन है यहाँ पे ना, अगर इस घर में कोई भी ग्रह बैठा है, कोई भी सूर्य बैठा हो, चाहे मंगल बैठा हो, चाहे बृहस्पति, चाहे शुक्र या शनि या राहु केतु, कोई भी ग्रह बैठा हो, तो इस व्यक्ति को संतान तो थोड़ी सी देरी से मिलती है। ओके। मगर समाधान वही है। अब 5वें घर का जो लाल किताब के हिसाब से जो बेहतरीन ग्रह है वो है बृहस्पति। उपाय वही करना है, गुरु ग्रह का करे उपाय, दोनों दुखों दूर, कुल तेरी बढ़ती रहे, माया मिले जरूर। उपाय तो एक ही है। उपाय एक ही है जी। जब आप अपनी शादी के बाद अपने पिता के द्वारा या अपने दादा परदादा के जो कुल पुरोहित है वहां जा रहे हैं जी, तो वहां पे भी जाके एक ही चीज मिलेगी, दूधो नाओ पूतो फलो। पूतो फलो। लोगों को बस पता नहीं है, इसलिए अब लोगों से अगर पूछा जाए तो लोग कहते हैं जी हमें याद नहीं है, फादर भी नहीं जाते थे, मम्मी भी नहीं जाती थी। ये चीजें आती हैं। सर अगर जैसे नौकरी किसी की नहीं लग रही है, किसी को प्रोफेशन में जो भी ज्वाइन करना चाह रहा है, काम ही नहीं मिल रहा है, एकदम से परेशान हो रहा है, तो कौन सा ग्रह खराब हो सकता है? मान लो कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और उसने 5-7 साल नौकरी करी, छूट गई, फिर 4 महीने करी, फिर छूट गई, फिर 10 महीने करी, फिर छूट गई, फिर 12 महीने करी, फिर छूट गई। ये साइन है कुदरत के, आपकी एस्ट्रोलॉजी के, आपकी कुंडली के, कि भैया तेरा जीवन नौकरी के लिए नहीं बना। ओके। तेरी कुंडली तेरे को बार बार प्रेरित कर रही है, नौकरी क्यों जा रही है? क्या बात है। इसलिए जा रही है कि वो तेरे को इंडिकेशन दे रही है, भैया अपना काम कर, कोई बिजनेस कर, कोई कंसल्टेंसी कर, कोई अपना प्रोफेशन चूज। मगर लेकिन आदमी वही नौकरी, फिर आदमी कहता भाई साहब 20 साल हो गए नौकरी करते हुए, एक मकान नहीं बना पाया। अद्भुत सर। क्यों नहीं बना पाया? तेरे को जब बार बार नौकरी छूट रही थी तब फिर नौकरी। अब एक एग्जांपल देता हूं। मैंने 1995 में अपना कैरियर शुरू किया जॉब से, और 2009 तक मैंने जॉब करी। 2009 तक। और इस 2009 तक मैंने केवल एक भी मकान नहीं बनाया। मार्केटिंग की जॉब, 30 तारीख को तालियां बजती थी कि भैया बहुत अच्छा टारगेट पूरा किया, और 1 तारीख को फिर 0, फिर भागो। एक ही कहानी रोज। अब इसमें मैंने इस पूरे 12-15 साल के कैरियर के अंदर मैंने कम से कम 8 या 9 कंपनियां बदली। फैना वॉशिंग पाउडर में मैंने काम किया, पार्ले जी में मैंने काम किया, एरिस्टोक्रेट विस्की में मैंने काम किया, सफारी लगेज में मैंने काम किया, एरिस्टोक्रेट लगेज में मैंने काम किया। अंत में जब पता लगा कि मेरा फॉर्च्यून क्या है, हमने फॉर्च्यून चुन लिया, और आज इसी लाइन में ही 2010 से लगाओ तो आज 2026 चल रहा है। 16 साल हो गए जी। हमने मकान भी बना लिया, ईश्वर के दुआ से नाम भी हो गया, पैसा भी कमा लिया। क्यों कमा लिया? क्योंकि जो मुझे बार बार दिक्कतें आ रही थी, अब ऊपर वाला चिट्ठी तो भेजेगा नहीं। सही बात है। ऊपर वाला चिट्ठी किसको कहते हैं? 5 चिट्ठी भेजता है ऊपर वाला जब आपको दुनिया से जाना होता है। नंबर 1, वो आपके दांतों को खराब करना शुरू कर देगा, ये पहला साइन है। ओके। फिर वो आपके चेहरे पे झुर्रियां डालनी शुरू कर देगा, ये दूसरा साइन है। तीसरा साइन, वो आपके बाल सफेद कर देगा, ये तीसरा साइन है। वो कहता है कि भैया 3 साइन दे दिए, तेरी वापसी की टिकट है, 2 स्टेशन रह गए, जो करना है कर ले। चौथे में आपको बीमारी लगा देगा। अब वो कहता है 1 स्टेशन है, जो करना है निपटा ले। आदमी कहता है अरे 10 साल बाद कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत है। सीधा 5वें पे ट्रंक कॉल है। 5वें पे ट्रंक कॉल, फिर टिकट नहीं मिलती, फिर स्टेशन नहीं है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी भी बार बार साइन देती है कि भाई अभी तेरे पे नौकरी नहीं है, तेरे पे बेबी भी नहीं है, तो थोड़ा बेबी पे ध्यान दे ले, वाइफ पे ध्यान दे ले, कुल पुरोहित के मंदिर चला जा, थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान दे ले। चलो 4 महीने नौकरी नहीं है ना, पता है कि 4 महीने बाद मेरा इंटरव्यू फाइनल है, वो 4 महीने बाद लगेगी, तो इस 4 महीने में किसी और टारगेट पे काम कर लो। करेक्ट है सर। हो सकता है 4 महीने कहीं और लेके चले जाएं। ये लाजी बात है, हम बस उसी पे काम नहीं करते। ऐसा सर एक एग्जांपल मैंने खुद देखा है। एक बंदा था, तो
उसका रेस्टोरेंट है, तो उसने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया हुआ था, इनकम टैक्स ऑफिसर का। तो उसमें थी कि 6 महीने बाद ज्वाइनिंग है। तो उसने क्या किया, उसका रेस्टोरेंट का सपना था, उसने तब तक एक छोटा-सा ऐसे अपना ढाबा-वाबा सेट कर लिया, बोला 6 महीने बाद जॉइन कर लेंगे। उसको मुंबई में जाके जॉइन करना था और था यूपी का। उसने क्या किया कि 6 महीने में उतना ग्रोथ हो गया, उसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। लाजी बात। नहीं ज्वाइन किया उसने सर। एंड जो आपने बताया ना कि नौकरी बार-बार छूट रही है, तो गॉड का मैसेज होता है, भगवान का मैसेज होता है कि तुम्हें चेंज करना है। ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है। मैं गुड़गाँव में जॉब करने आया और मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि कहीं नहीं टिक पाता था मैं। मुझसे जॉब ही नहीं हो पाता था। बॉस मुझसे झेला नहीं, मैं बॉस को नहीं झेल सकता था। मैं किसी की बात नहीं सुन सकता था। और लास्ट में वही हुआ कि मेरे पास 1 रुपए भी नहीं रहे किसी टाइम पे, लेकिन मैंने जॉब करना नहीं चुना। मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, वो एक लोग आता, वो आपका चार्ट आपको उस तरफ ले जा रहा है। हाँ, लेकिन हम जाना नहीं चाह रहे। बस वही चीज़ हम है। जाना नहीं चाह रहे। और जब मैंने वो डिसीजन ले लिया कि मुझे एकदम ही नहीं करना है, धीरे-धीरे सारी चीज़ें मेंटेन हो गई और बहुत जल्दी हो गई। हो तो यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ें मिली सर आपसे। सर जैसे कोई लंबा कोर्ट केस हो जाता है लोगों का, 8 साल, 10 साल, 16 साल, 15 साल, इसकी वजह कुंडली होती है क्या? बिल्कुल। कैसे? जब हम किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे से ना साइन पूछता है हुँ, कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है। हुँ, हमने कहा जी 10 साल पहले से, 10 साल से। हुँ, अच्छा, जब ये हुआ था हुँ, तब ऐसा क्या हुआ था? हुँ, हमने कहा जी इस तरह की एक्टिविटी घटी थी। अच्छा, वो एक्टिविटी दिन में घटी थी, रात में घटी थी? हुँ, हमने कहा जी दिन में। क्या वो एक्टिविटी के बाद कितने टाइम के बाद दिक्कत आई? हमने जी हर हफ्ते आने लगी। फिर वो पहले महीने में आती थी, फिर 15 दिन में आने लगी, अब तो हर घंटे में आती है दिक्कत। हुँ, उसने वो टाइम पकड़ा, वो पीरियड पकड़ा, वो इवेंट पकड़ा, उसने उसी इवेंट के हिसाब से आपने दवाई दे दी होम्योपैथी का। एस्ट्रोलॉजी क्या है, मान लो किसी व्यक्ति ने बोला कि साहब मेरे पे ना केस चल रहा है। हुँ, हमने कहा जी केस कितना पुराना है? कहता जी 8 साल पुराना है। हुँ, अच्छा, केस किस चीज़ का है? हुँ, बस सर वो गाड़ी चला रहा था तो एक लेडी स्कूटी चला रही थी तो उससे वो गाड़ी टकरा गई और उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। मैंने खर्चा भी दे दिया मगर लेकिन केस लग गया और केस से निकल नहीं पा रहा हूँ साहब। हुँ, तो इसका समाधान क्या है? वो लेडी है। समाधान वो लेडी है। ये अपनी ईगो से केस लड़े जा रहा है, वकील को लगाए जा रहा है। अगर ये उस लेडी के पास जाके माफी मांग ले, सिंपल। जड़ क्या थी? वो थी। मान लो वो लेडी माफ नहीं कर रही है, भाई अब 2 बार 4 बार 10 बार हर हाल में करेगी सर। वकील से अप्रोच कराओ, वकील से अप्रोच करेगा तो शायद कहीं निकलेगा। लेकिन आप सोचो कि मैं केस जीत जाऊं, मैं नहीं झुकूंगा उसके तो आगे। उसमें तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन तो यही है ना कि अगर हमारी गलती है तो माफी हाँ, मांग अब क्या है कि मान लो लग गया हुँ, और वो व्यक्ति हमारी पहुंच से बाहर है, मतलब वो कोर्ट में भी नहीं आता है क्योंकि केस डालने वाला वो उसका आना जरूरी है, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। हुँ, तो वहां पर एक उपाय है। ये तभी होता है दोस्तों कि जब कुंडली में सूर्य राहु या सूर्य शनि कहीं किसी तरह से मिल जाएं तो ऐसे व्यक्ति पे केस जरूर लगेगा। जब सूर्य और शनि या कुंडली सूर्य में- राहु या मिल सूर्य जाए, राहु, हाँ, केस जरूर लगेगा। केस जरूर लगेगा। अब देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में सूर्य शनि 10वें घर में बैठा है अरे बाप रे। और सूर्य शनि रॉबर्ट वाड्रा की कुंडली में 11वें घर में बैठा है। केस लगना अपनी जगह, हुँ, सॉल्यूशन अपनी जगह। वो अपने हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। हम एक आम आदमी की बात करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो तांबे का सिक्का लोहे की तार में बांध के 12 से 15 घंटे कच्चे कोयले में आपने पूरी रात जलाना है। फिर से बताइए सर। तांबे का तांबे का सिक्का लोहे की तार में बांध के कच्चे कोयले में पूरी रात 12 से 15 घंटे जलाना है और ओके। अगले दिन उसकी राख को जल प्रवाह कर देना है। मगर यह उपाय परिवार के किसी सदस्य के सामने नहीं करना है और यहां तक कि अपने किसी जानकार के सामने भी नहीं करना है। या तो आप अकेले करें या किसी खास व्यक्ति की निगरानी में करें जो इस उपाय को करवाता हो। ग्रेट। कम से कम अगर ये कुंडली में ही हो गए तो कम से कम आपको जी 5 से 7 बार करना पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग बन जाते हैं कि लोग नहीं चाहते हुए भी झूठे मुकदमे उनके ऊपर लग जाते हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है बहुत कम समय में? बहुत अचानक सारे से। हैं। इसके बहुत पैरामीटर डिपेंड करता है, हालात पे डिपेंड करता है जी। कुंडली में योग हो या ना हो मगर वो इवेंट घटते हैं। आज एक दिन में एक व्यक्ति की लाइफ में कम से कम 700 750 इवेंट घटते हैं, रोज घटते हैं। जैसे किसी चौराहे पे मेरी गाड़ी तेज थी, कोई स्कूटी वाला आ गया, मैंने ब्रेक मार दिया, मैंने बच गया भाई साहब, ये भी इवेंट घट गया। हम रेस्टोरेंट में बैठे, पता लगा जैसे ही उठे थे हमारी पैंट या हमारी कमीज उसके टेबल की किसी कोने में फंस गई, ये भी इवेंट घट गया। घट गया।
हमने छींक मारी, ये भी इवेंट कर, ये सारे इवेंट आपके हैं, मगर ये सारे इवेंट का आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। रेस्टोरेंट में दुनिया जाती है खाना खाने, आप ही की शर्ट क्यों फंसी? तो आदमी अपनी खुद की गलती से ही कोर्ट केस में इन्वॉल्व होता है। ग्रह का रोल है, ठीक है, मगर लेकिन ग्रह का रोल भी तभी होगा जब आप उस इवेंट के नेगेटिव में जाएंगे। अपनी खुद ना कोई छोटी मोटी गलती, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सूर्य किसी का 10वें घर में, कहता है ये व्यक्ति राजा होते हुए भी भिखारी होगा, राजा होते हुए भी अपनी नौकरी की भीख मांग रहा होगा। अब यही सूर्य 10 वाला चंपू है, हर जगह नमस्ते भाई साहब, किसी को डिस्कस ही नहीं कर रहा, अपने राज ही नहीं बता रहा, तो इस पे कोर्ट केस कहां से लगेगा? अब यही सूर्य 10 वाला सीनियर को जाके बदतमीजी कर दे, किसी के थप्पड़ मार दे, या अपने दुख दुनिया से बताने लगे, तो किस लग जाएगा? तो हर ग्रह के ना 2 पैरामीटर हैं। जैसे कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस सिस्टम होता है, हमें कहीं जाना है तो वो 2-3 कट दिखाता, अब यहां से जाओगे तो 3 मिनट लगेंगे, आगे से जाओगे तो 4 मिनट का स्लोअर है, आगे से जाओगे तो 8 मिनट लगेंगे। अब ये आप चुनेंगे कि आपको 3 मिनट वाले रास्ते से जाना है, 4 मिनट के स्लोअर वाले रास्ते से जाना है, या जो रास्ता 9 मिनट के लिए दिखा रहा है उससे जाना है। अब 3 मिनट वाला थोड़ा सा ना टिपिकल पतली पतली गलियां हैं, और एक 9 मिनट वाला बिल्कुल हाईवे है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको हाईवे से जाना है या आपको पतली गली से जाना है। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, अकाल मृत्यु का कारण कुंडली होता है कि जैसे अकाल मृत्यु का कारण अगर कुंडली है तो फिर वो अकाल मृत्यु क्यों है? क्योंकि कुंडली में तो मृत्यु और जन्म सब कुछ लिखा जाता है, तो ये कैसे डिफाइन होता है? क्योंकि अकाल का मतलब समय से पहले मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो वो कुंडली उसका कारण कैसे हो सकती है और कुंडली कैसे नहीं हो सकती है? किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटना उसकी कुंडली का मेन रोल नहीं है, उसकी कुंडली के पीछे की जो 2 कुंडलियां हैं, उसके फादर की कुंडली, उसके परिवार की कुंडली, वही उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर इवेंट को क्रिएट करता है। सपोज करो मेरी कुंडली में बृहस्पति खराब है, अब बृहस्पति खराब है, शब्द पे ध्यान देना, बृहस्पति खराब है, तो मतलब कि अगर मैं ज्यादा पूजा पाठ करूंगा तो और खराब हो जाएगा। कैसे? मान लो आपका शुक्र खराब है, तो क्या आप घर से बाहर से गंदे कपड़े लेके आते हो? नहीं, अच्छे लेके आते हो। हाँ। तो अगर बृहस्पति खराब है तो लाल किताब का सिद्धांत है कि ज्यादा पूजा पाठ करना भी तेरी मुसीबत का कारण होगा। अब ज्यादा पूजा पाठ का मतलब क्या है? घंटे घंटे बैठकर पूजा करना, मंदिर में ही पड़े रहना, हर रोज मंदिर में जाना, 1-1 घंटा लगाना। तो बृहस्पति का कुर्बानी का बकरा है लाल किताब में केतु, केतु मतलब बेटा। तो अगर आपका बृहस्पति खराब है, आप मंदिर जाओ, 5-10 मिनट लगाओ, मगर भगवान से मन्नत नहीं मांगनी, क्योंकि बृहस्पति खराब तो ईश्वर ने खुद आपकी कुंडली में लिख के भेजा है। मैंने या किसी और ने थोड़ी आपके ग्रह को मिटा के उस घर में लिख दिया, ईश्वर ने भेजा ना। अगर आपका बृहस्पति अच्छा होगा तो आपकी माताजी 2 घंटे बाद अगर आपका जन्म होता तो शायद आपका बृहस्पति अच्छा होता। अगर बृहस्पति खराब है, इसका मतलब है कि आपको औलाद का सुख नहीं मिलना। मान लो बृहस्पति खराब है और एक बेटा उसका, उस बेटे की अकाल मृत्यु हो गई, किसकी वजह से हुई? इस कुंडली वाले की वजह से, उसके उस बच्चे के बाप की वजह से। उसके बाप की कुंडली में बृहस्पति खराब था, लेकिन वो घर में रोज घी जला रहा है, रुई जला रहा है, या घंटों घंटों पूजा कर रहा है, या ब्राह्मण को बिठा के पूजा करा रहा है, मन्नत मांग रहा है। अगर आपका खराब है तो आपने पूजा करनी है 2 मिनट 5 मिनट। ईश्वर ने ये नहीं बोला कि पूरा दिन निकाल के तू मेरे पास बैठ जा और तू मेरे प्रति। आप चलते चलते भी तो नाम जप कर सकते हैं, आप गाड़ी में कर सकते हैं, आप गाड़ी में आरती सुन सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं, आप मंदिर जाओ। जरूरी भगवान से मांगना है? भगवान तो दे ही चुका, लेकिन अब अगर मांग रहे हैं तो वो आपसे कुछ ना कुछ तो वापस लेगा। तो बृहस्पति खराब है तो यहां पर उसकी औलाद, इस कुंडली जिसका बृहस्पति खराब है, उसको औलाद का सुख नहीं मिलेगा। औलाद का सुख 2 ही रीजन से हो सकता है, या तो बेटा दूर चला जाए या बेटा दुनिया से चला जाए। तभी अकाल मृत्यु का कुंडली में योग नहीं होता है। अकाल का मतलब यही है कि बिना वजह के मृत्यु हो गई है, बिना समय की मृत्यु। तो इसका कुंडली में योग नहीं होता है। कुंडली में कैसे हो सकता है? एक बस में 40 लोग जा रहे हैं, बस भिड़ गई, 12 मर गए, बाकी बच गए। तो क्या 12 की कुंडली थोड़ी खराब थे? 12 की थोड़ी खराब थी, वो बस भिड़ गई इसलिए मर गए। इट वाज एन एक्सीडेंट ओनली। बस अगर नहीं भिड़ती तो कोई नहीं मरता। और जो बाकी बच गए वो भी किसी के चोट लग गई, किसी के टांके आ गए, किसी का पैर कट गया, तो वो इवेंट घटा है। इसमें अकाल समय हो सकता है, वो जगह हो सकती है अकाल वाली, मगर कुंडली के अंदर अकाल मृत्यु का योग नहीं होता है।
वहां पे उसके पिता की कुंडली देखी जाती है, जो बच्चा गया है उसकी कुंडली तो है ही। ओके। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुंडली में आयु निर्धारित है, दशा निर्धारित है। एक दशा ऐसी चीज है जिसमें आदमी का जन्म और मृत्यु होती है, क्योंकि यही दो इवेंट ऐसे हैं जो लाइफ में वन टाइम घटेंगे, पहली बार जन्म होना और आखिरी बार मरना। बहुत अच्छी बातचीत हुई सर आपसे, और आपने बहुत अच्छे नॉलेज दिए, बहुत सारी चीज़ें मुझे पहली बार जानने को मिली। इसके साथ आपसे एक अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने 80+ बैच पढ़ाए हैं, तो जो छात्र एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए आपका सबसे अच्छा मैसेज क्या होगा? देखो जी, जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है या स्पेशली लाल किताब सीखना चाहता है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या आप अपने जीवन के 3 महीने दे सकते हैं। ये नहीं कि 3 महीने में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, 3 महीने में तो आपको थीसिस लिखनी आएगी, और उसके बाद क्या आप गाल बजा सकते हैं, क्या आप अपना समय दे सकते हैं, या आप किसी प्रोफेशन में 8-10 साल दे सकते हैं, तब तो आपको किसी प्रोफेशन में जाना चाहिए। और फिर भी अगर कोई व्यक्ति लाल किताब सीखना चाहता है तो हमारे पास 2 मॉड्यूल हैं, एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन में हमारी 10 क्लास होती है बेसिक की, जिसमें हम 2 किताबें कंप्लीमेंट्री देते हैं, जिसका चार्जेज हम लेते हैं 6500 रुपये। और जो एडवांस क्लास होती है, हमारा जो बैच होता है वो 70 से 75 दिन का होता है, जिसमें हम 10 किताबें कंप्लीमेंट्री देते हैं। हर सेशन 2 घंटे का होता है, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मतलब है कि जो क्लास ले रहा है वो अपनी कुंडली लेके बैठेगा और अपने घर वालों की कुंडलियां लेकर बैठेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो खाली अपनी मैं जो बोलूँगा उसी को मानेगा। तो वो प्रैक्टिकल जो है ना जी, वो हमें बताता है कि हमें कुंडली पढ़नी आनी चाहिए। अगर कुंडली पढ़नी आ गई तो हम ये दोष अपने किसी दूसरे पे नहीं निकाल सकते। सपोज करो मेरी ही कुंडली में बुध खराब है, मेरी बहन बेटी दूर है, या उससे मेरी बनती नहीं, या उसकी आवाज तेज है, मैं उसमें दोष निकालूं कि तुम गलत तरीके से बात करते हो। भैया बुध तो मेरा खराब है, तो परेशानी तो मुझे झेलनी पड़ेगी। उसकी आवाज भी अगर तेज है तो मेरी वजह से तेज है, क्योंकि बुध तो मेरा खराब है। अगर आपको अपनी कुंडली भी समझ में आ गई तो फिर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें किसी मुकाम पे जाने के लिए उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। राइट, सिंपल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो अपना कीमती समय दिया और आपने अपनी शिक्षा का कुछ क्षण यहाँ पे दे के आपने जो नए छात्रों के लिए जो मैसेज दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके साथ फिर से एक और पॉडकास्ट करने की कामना करते हैं फ्यूचर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर धन्यवाद। टाइम।